आप सभी से अनुरोध है, जो पहली बार देख रहे हैं, नए व्यूअर्स हैं, कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहली बार नहीं भी आए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। पता नहीं कोर्ट्स को हमारे केजरीवाल जी से और हमारे जो दूसरे केजरीवाल के संबंधी लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उनसे क्या समस्या हो गई है। लगातार उनको चोट पर चोट देते चले जा रहे हैं। कल केजरीवाल के बारे में जो टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने की वो अत्यंत गंभीर है। आपने अब तक तो जान ही लिया होगा कि जो PIL थी, PIL आई थी, ये एक हिसाब की जो नया सेशन शुरू हो गया है अप्रैल से, एजुकेशन सेशन शुरू हो गया है अप्रैल से, उसमें बच्चों को किताबें और उनकी यूनिफॉर्म नहीं दी जा रही है। और जब उसका उत्तर पूछा गया सरकार से, यानी दिल्ली सरकार से, तो उन्होंने बताया कि साहब कि इसके लिए चीफ मिनिस्टर की परमिशन आवश्यक है और चीफ मिनिस्टर हमारे जेल में है। तो आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि लगता है कि आप लोगों को अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट से अधिक प्यारा है। नहीं तो आप जेल में थे तो आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए था, जिससे कम से कम आपकी सरकार जो है वो सुचारू रूप से चल सके। हम इस मामले को 2-3 बार देख चुके हैं और 2-3 बार हमने आपको एक प्रकार से एक रिलीफ ही दी है, ये कह के कि भाई ये हमारा काम नहीं है। लेकिन यदि इसका अर्थ ये है कि पूरी, और ये भी कहा कि ये आपके अपने स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन आपका स्वयं का विवेक यदि पूरी तरह से राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाने लगेगा, दिल्ली राज्य के हित को नुकसान पहुंचाने लगेगा, तो फिर तो हमको सोचना पड़ेगा। हो सकता है हमें कुछ और अन्य इस पर व्यू लेना पड़े। मतलब ये कि हमारे केजरीवाल साहब जो हैं, जो अभी तक जिस मामले में बड़े आसानी से चले जा रहे थे और कह रहे थे कि नहीं हम तो सरकार चलाएंगे, सरकार तो चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि भाई उनका ही जेल डिपार्टमेंट उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ऊपर से लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बैठे ही हुए हैं, वो भी देख रहे हैं कि किसी प्रकार की अनियमितता ना होनी पाए। दूसरी बात, जो ब्यूरोक्रेसी है पूरी की पूरी, वो MHA के अंडर में वैसे भी आती है, और वैसे भी जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ दिल्ली सर्विसेज अथॉरिटी का, उसमें केजरीवाल के होने या ना होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। ब्यूरोक्रेसी ही सब कुछ वहाँ चला रही है। ब्यूरोक्रेसी उनके साथ है नहीं, तो इसलिए किसी भी प्रकार की उनको किसी भी तरह की सहायता कि कोई कागज़ उनके पास पहुंच जाए या किसी पर वो दस्तखत कर ले या कोई किसी प्रकार की सूचना का आदान प्रदान कर ले राइटिंग में, वैसे तो उनका वकील जाता है, उसको वकील को कुछ भी वो कह दें और बाहर आके वो बता दे उसको रिकॉर्ड करके, और सुनीता भाभी जो है वो कह दें कि भाई वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को कोई समस्या ना आए और इसके लिए जो है वो इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए जाए इत्यादि इत्यादि, वो सब कर सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग हो नहीं सकती, पॉलिसी इश्यूज़ जाते हैं मुख्यमंत्री के पास, वो डिसाइड हो नहीं सकते। जिन फाइलों पर भी मुख्यमंत्री की सहमति चाहिए वो डिसाइड हो नहीं सकते। तो भाई दिल्ली की सरकार का कामकाज तो रुक गया ना। तो दिल्ली की सरकार का कामकाज केवल इसलिए रुक जाए कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है वो ये कहे कि मैं अपना मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा, तो कब तक लोग जो हैं वो उसे चुपचाप देखते रहेंगे। ये तो स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल का एकमात्र हित जो है वो स्वयं में है। जो भी जितना भी वो कहते थे कि देखिए हम तो आए हैं यहाँ गरीबों के लिए, हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हम तो बस यहाँ पर आप लोगों के सेवा के लिए आए हुए हैं, गरीबों की सेवा के लिए आए हुए हैं। आप तो साफ साफ दिख रहा है ना कि किसकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। बात और भी है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बेंच उनको मिली है जस्टिस संजीव खन्ना की, वो उनको कोई विशेष भाव नहीं दे रही। वो कह रही है कि भाई जिस तरह से ऑर्डिनरी कोर्स में होता है उसी तरह से होगा। कि साहब हमें डेट नहीं मिली, 29 तारीख बताई गई थी। कि नहीं, आप याद रखिए 29 तारीख नहीं बताई गई थी, आपको कहा था वीक स्टार्टिंग 29। तो वीक जो 29 को स्टार्ट हो रहा है वो 3 तारीख तक चलता है। इसलिए आप जो है वो हमें ज़्यादा परेशान करने का प्रयास ना करें। साथ में जो ईडी ने पूरा एफिडेविट दिया है, आपको ध्यान ही होगा,
पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं लंबा चौड़ा कि भाई किस प्रकार से इन्होंने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया है, इन्होंने अपनी अरेस्ट को इलीगल बताते हुए अप्लाई किया, जो कि किसी भी तरह से स्वीकार होगा नहीं। और जस्टिस स्वर्ण लता शर्मा जो थी, जिन्होंने बहुत स्पष्ट करके बता दिया कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई इनका अरेस्ट में इलीगैलिटी बनती नहीं है। और वही ईडी ने दोबारा दोहराया है, जो काउंटर फाइल किया है ईडी ने, उसमें यही कहा है कि साहब हमने तो इनको 9 बार बुलाया, आए नहीं, इसलिए इनको अरेस्ट करना पड़ा। अरेस्ट करने के बाद फिर उन्होंने सारे डिटेल्स बता दिए कि भाई ये ऐसा है, ये ट्रेल इस्टेब्लिश हो गई, गोवा से हमने बंदे को पकड़ लिया है, और उसने ये सारी बातें स्वीकार कर ली हैं, कन्फेस कर लिया। क्या पता वो भी कल को वायदा माफ़ गवाह बन जाए, वो भी अप्रूवर बन जाए। आखिरकार तो हमारे केजरीवाल जी की सारी समस्याएं तो उनके वायदा माफ़ गवाहों ने ही तो बनाई हैं। चाहे शरद रेड्डी हो, चाहे पिल्लई हो, चाहे वो मंगुंटा राघव हो, चाहे अरविंद हो, जितने भी हैं वो सारी की सारी समस्याएं इनकी जो है वो इनके वायदा माफ़ गवाहों की ही हैं। अब इसका एक और रिजॉइंडर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, पूरी बेशर्मी के साथ वो कहते हैं कि साहब देखिए कि इसका कोई सबूत नहीं है कि ये सारा का सारा पैसा जो है वो साउथ ग्रुप द्वारा आम आदमी पार्टी के पास पहुंचाओ। जो भी उन्होंने भेजा, किसी को डायरेक्ट भेजा, अरे भाई क्यों भेजा? गोवा में जिसको भेजा उसने किसको दिया? आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को दिया। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि साहब हमारे पास नहीं आया, केजरीवाल के पास नहीं आया। केजरीवाल तो बहुत ही इनोसेंट है, उनको बिल्कुल पता नहीं था कि पैसा जो है वो साउथ ग्रुप द्वारा जा रहा है और वो गोवा में उनके कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है। कितना इनोसेंट है ये मामला। तो हर प्रकार से केजरीवाल तो फंसते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है एक नई ज्यूरिस्प्रूडेंस का रास्ता भी साफ हो रहा है। केजरीवाल भी ईवीएम के विरोध में थे, और ये प्रशांत भूषण एंड कंपनी आप जानते हैं, ये उसी सिस्टम से स्पॉन्सर्ड हैं, उसी सिस्टम से फाइनेंसिंग होती रही है इनकी। इस समय थोड़ी FCRA वगैरह पे टाइटनिंग होने से थोड़ी सी मुसीबत में आ गए हैं, वरना है तो ये भी उसी सोरोस ग्रुप का ही। वही फाउंडेशन, वही आपके फोर्ड फाउंडेशन, और वही आपके इंदिरा जयसिंह, और वही आपके जो वृंदा ग्रोवर, वो सारा ग्रुप जो है वो यही है, यही एक ग्रुप। अब प्रशांत भूषण की जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स है, उसके ऊपर जो टिप्पणी की है जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, वह और भी गंभीर है। वो ये दिखाती है कि अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो अब समझने लगे हैं कि भाई ये वेस्टेड इंटरेस्ट के बिहाफ पे ये लोग काम करते हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, वो एक कोई बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं कि इनोसेंट एक्ट नहीं है, मैलाफाइड एक्ट है इनका। ये पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया को दूषित दिखाकर और पूरे विश्व में इसको बदनाम करना चाहते हैं, जिससे कि जो सहायक हैं इनके विदेशों में, जो इनसे ही फीडबैक लेते हैं, जो वीडेम है जो डेमोक्रेसी की रेटिंग करते हैं, या फ्रीडम हाउस है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की रेटिंग करते हैं, या USCIRF है जो रिलीजियस फ्रीडम की रेटिंग करते हैं, या कोई हैप्पीनेस इंडेक्स बनाते हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं। और यदि थोड़ा भी कहीं इंडिकेशन दे देता सुप्रीम कोर्ट, तो लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स ये सारे के सारे पूरी भारतीय व्यवस्था पर कूद पड़ते हैं, जंप करते हो, कहते कि नहीं ये पूरा नहीं है, देयर इज नो डेमोक्रेसी, ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, ये सब यहाँ पर जो है वो फ्रॉड हो रहा है, EVM के सारे चुनाव जीते जा रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने तो इनको ही कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके लिए प्रशांत भूषण जो है वो बहुत चिंतित होकर जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे कह दिया भाई कोर्ट ने।
कहना पड़ेगा तुम अर्बन नक्सल हो। कोर्ट ने अर्बन नक्सल शब्द का प्रयोग नहीं किया केवल, लेकिन जो भी कोर्ट ने कहा है वो स्पष्ट कहा है कि आप लोग जो हैं वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं जिससे पूरे देश की बदनामी हो। और ये इनोसेंट एक्ट नहीं है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का एक्ट। तो भाई पूरा का पूरा जो अर्बन नक्सल वाला जो इकोसिस्टम है उसको ऐसा लग रहा है कि हमारे जो न्यायालय हैं उन्होंने पहचान लिया है और उनको लगातार एक के बाद एक झटका देते जा रहे हैं। इस तरह से यदि झटके लगते रहे तो पता नहीं इनका क्या होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।